उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर बड़ा अफसोस होता है, बहुत शर्म आती है जब वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। उनको तो कम से कम ये नहीं करना चाहिए। मैं उनसे भी सवाल पूछता हूँ कि योगी जी, जब आप इन अपनी होर्डिंग्स को और इस नाम को देखते होंगे, क्या कहीं आपके दिल में शर्म का भाव नहीं आता? आज उत्तर प्रदेश रेप कैपिटल बन गया है। पूरे देश के अंदर अगर कहीं सबसे ज़्यादा रेप हो रहे हैं, महिला उत्पीड़न हो रहा है, दलित उत्पीड़न हो रहा है, तो वो और मीडिया वालों का उत्पीड़न हो रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो तो शर्म आनी चाहिए योगी जी को ऐसी होर्डिंग्स लगाते हो। मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, आगे आगे देखिए अभी क्या होगा, अभी किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बंद होंगी। बैंक बंद हो रहे हैं, अभी इंडस्ट्रीज बंद होंगी, नई चीज़ कोई लगाने की तैयारी नहीं है। सिर्फ चंद पूंजीपतियों को 1 लाख, अभी जिस तरीके से अडानी को एयरपोर्ट्स दे दिए, स्टेशंस बेच दिए, अभी तो देश को बेचने में लगे हुए हैं। ये पूरा देश बेच देंगे। ये देश को हिटलरवादी देश बनाना चाहते हैं, वही जो अफगानिस्तान के अंदर और बाकी देशों के अंदर जो तानाशाही होती है, ये वही वाला उसी वाले ढर्रे पे चल रहे हैं, तो देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिकवर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मोदी जी अपने पूंजीपति दोस्तों को 100% फ़ायदा पहुँचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो उनसे करा जाएगा वो करेंगे। इन्हीं लोगों के लोन्स माफ़ होते हैं, अंबानी के लोन्स माफ़ होते हैं। एक गरीब आदमी मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर को देने के लिए पैसा नहीं है, और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, रोज क्या कहते हैं दाम आसमान छू रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। जो हालात इस वक्त देश के हैं वो इतने बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, जो रोज बिगड़ रहे हैं। ये तो पहले से ये सिर्फ मोदी जी को अपने कुछ चंद जो बिजनेसमैन दोस्त हैं उनकी वृद्धि चाहिए, अंबानी और अडानी की वृद्धि चाहिए। बाकी कितने, ये तो बैंक की बात कर रहे हैं आप, कितने ऐसे बिजनेस हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो ये कुछ नया नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। कितने बैंक बंद होने की कगार पे हैं, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, करेंगे क्या? जब आपने पावर, पैसे की पावर को चंद मुट्ठी भर बिजनेसमैन्स के हाथ में और उनके पैरों के नीचे रख दिया, तो इसी तरीके का हालात होना है। अभी तो आप आगे देखिए इससे बदतरीन हालत होने वाली। जनता के बारे में अगर ये सरकार सोचती तो शायद लॉकडाउन करने के वक्त भी इसको ये पता होता कि लॉकडाउन किस तरीके से किया जा रहा है। मजदूर जिस तरीके से यहाँ से दिल्ली से आप लोगों के सबके माध्यम से, और हम तो खुद वहाँ थे लॉकडाउन के वक्त में, कांग्रेस पार्टी रोड पर थी, राहुल गांधी जी रोड पर आ गए, अनिल चौधरी जी, हम सब लोग रोड पे थे। किस तरीके से मजदूर अपने बीवी बच्चों को लेके, कैसे कैसे चित्र हमने देखे हैं कि लेके जा रहे हैं, बुरी हालत में अपने अपने घरों पे पहुंच रहे हैं। तो अगर ये सरकार थोड़ा बहुत सोचती तो उन मजदूरों के बारे में भी सोचती। ना मजदूरों के बारे में सोचा, ना छात्रों के बारे में सोचा, ना महिलाओं के बारे में सोचा, ना मीडियम वर्ग के बारे में सोचा तो सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ पूंजीपति दोस्तों के बारे में। सारे सवालों का एक ही जवाब है कि सब बंद होंगी। कुछ समीकरण भी हैं इनके कि किस तरीके से हम दिखाएं कि सरकार जो है, सरकार उसको नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट उसको नहीं कर पा रही, तो प्राइवेटाइजेशन हो जाए। तो ये षड्यंत्र भी है प्राइवेटाइजेशन की ओर जाने के लिए। सरकार हर कोने पर 110% विफल है और इसी के तहत ये सारी चीज़ें बंद भी होंगी और ये अपने प्राइवेट पूंजीपति दोस्तों को हल्के हल्के सारी चीज़ें दे देंगे और पूरे देश को भेज देंगे। मैं खुद बिहार में था, चंपारण के अंदर मैं पूरा घूमा। एक जगह मैं वहाँ पर चाय की दुकान पे भी बैठा, मैं वहाँ पर नुक्कड़ पे भी बैठा और अपने सब लोगों के जो वहाँ स्थानीय लोग थे उनके घरों में भी गया। एक सिंगल जगह मुझे ऐसी मिली हो जहाँ पर बीजेपी या फिर नीतीश की कोई बात कर रहा हो। हर आदमी उनको कह रहा था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इस बार क्रांति है और महागठबंधन को 180 से ज़्यादा सीटें आएंगी। खुद जितने भी मीडिया चैनल थे और जितने भी सी वोटर्स और जितने भी थे वो सब दिखा रहे थे कि जीत महागठबंधन की हो रही है। तो ऐसा क्या हुआ? ये बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि क्या वजह है कि आज हम टीवी पे देखते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप आते हैं कि एक आदमी उठता है वोट डालने पे, जब वोट डालने जाते हैं तो वो खुद दबा देता है। इलेक्शन कमीशन 119 सीटें महागठबंधन ने और आरजेडी ने कहा कि हमारे लोग जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद उनको सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो देश की लिए बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी, हुई डेमोक्रेसी नहीं रहेगी
तो ये तो तानाशाही की तरफ देश जा रहा है। जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो तो अपना, उनका एक एजेंडा है, तय किया हुआ एजेंडा है कि हमें सिर्फ इस पे ही बोलना है। जब उनसे कोई सवाल करने आप लग जाते हैं तो वो मंदिर, मस्जिद, धर्म, ये इस पर आ जाते हैं। उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। अब वो चीज़ें कंप्लीट ख़त्म हो चुकी हैं। अब देश पूछ रहा है कि रोज़गार कब मिलेगा, युवाओं से जो नौकरी की बात करी थी वो कब मिलेगी। कितने लोग पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोग भी सवाल कर रहे होंगे कि 15 लाख कब आएंगे। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, युवाओं के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। इनके प्रवक्ता जब फंसते हैं तो वो एक ही हार्ड लाइन लेते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई लाइन नहीं है। जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो पूरी हो रही है। राहुल गांधी जी ने जब लॉकडाउन होने वाला था उससे पहले कहा था कि सरकार से कि इस कोरोना महामारी को बहुत ही सीरियस लीजिए आप, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी साबित होने वाली है और हिंदुस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। उनकी वो बात नहीं मानी। लगातार राहुल गांधी जी ट्वीट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, लेकिन उनकी बात को नकार दिया जाता है क्योंकि सरकार जानती है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो जनता की आवाज़ है, बोल रहे हैं, गरीब की आवाज़ बोल रहे हैं, महिला की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, माइनॉरिटी की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है। राहुल गांधी की बात को इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि वो देश के सामने कैसे बताएंगे कि ये हमने बातें राहुल गांधी से की बातों को लेकर पूरी करी हैं, तो वो ये करना नहीं चाहते। आप सब जानते ही हैं ये बीजेपी आरएसएस की जो मानसिकता है वो दलितों के, पिछड़ों के, माइनॉरिटी के, महिलाओं के, युवाओं के, सबके खिलाफ हैं। ये एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को, तो ये कोई नई चीज़ इनके लिए है नहीं। जो उनकी मानसिकता है, जो आरएसएस की मानसिकता है, वो उन्होंने वहाँ पर पूरी करी और वो मुसलसल करते आ रहे हैं। ये बिहार नया प्रदेश नहीं है। देखिए जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी बोलते हैं, अगर उनका टीवी चैनल आप खोलेंगे तो सिर्फ एंटी कांग्रेस, उनके पास कोई और काम नहीं है। मैं कहता हूँ कि अर्नब गोस्वामी अंबानी के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते, अर्नब गोस्वामी प्राइवेटाइजेशन हो रहा उसके बारे में क्यों नहीं बोलते। हाथरस की बेटी के लिए अर्नब गोस्वामी के मुँह में दही जमी हुई थी, लेकिन आज अर्नब गोस्वामी पे अगर चूड़ी कसी तो अर्नब गोस्वामी बहुत जल्दी बोला। अर्नब गोस्वामी पर एक आत्महत्या को उकसाने का आरोप था और बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन रात बरात अर्नब गोस्वामी के केस को टेकअप किया गया और उनको बेल दे दी गई। कितने ऐसे केसेस हैं जिनको टेकअप भी नहीं किया गया, किसी को कोरोना महामारी का बहाना बना दिया गया। आज तो केसेस ज़्यादा हो ही नहीं रहे कोर्ट के अंदर, सारी वर्चुअल केसेस चल रहे हैं। बड़ा अफसोस है। जो पत्रकार हमारे भाई इस सरकार के खिलाफ थोड़ा सा भी कुछ बात बोलते हैं, ये सरकार हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाती है। एक पत्रकार प्रो बीजेपी है, बीजेपी का प्रवक्ता बना हुआ है, तो उसके लिए आराम है, और एक पत्रकार जो सही बात कर रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि किसी पार्टी का फेवर कर रहा है, जो काम होता है पत्रकारिता का कि अगर कोई सरकार है और वो गलत कर रही है तो उसको क्रिटिसाइज करने का काम कर रहा है, उसके लिए जेल है, अर्नब गोस्वामी के लिए बेल है।